नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईडी जो हमेशा से हिंदुस्तान में विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट और देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के हमेशा निशाने पर रहा है। हर बार याचिका पहुंचती है ईडी के खिलाफ और ईडी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जहां ईडी को शायद मायूसी होती है। कपिल सिब्बल जो कि ईडी को यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल आंख तक बचा चुके हैं, उसी ईडी पर दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी जो कि देशों को ब्लैकलिस्ट, ग्रे और उस मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस में उनको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक तरह से उनकी सिविल रिपोर्ट जारी करती है। वो एफएटीएफ ने ईडी की ईडी पर 340 पन्नों की रिपोर्ट यहां पर जारी की। शायद वो खबर आप हमारे चैनल पर देख चुके होंगे, लेकिन उस खबर को हम यहां पर एफएटीएफ की उस रिपोर्ट को भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार एफएटीएफ की ये 340 पन्नों वाली रिपोर्ट हमारे देश के विपक्ष राहुल गांधी जो हर बार ईडी और सीबीआई पर सवाल खड़े करते हैं, हमारी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं, वो आज आपके सामने है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जो हालिया में कई ऐसे फैसले, कई ऐसे वक्तव्य जहां पर दिए जहां पर साफ तौर पर लगा कि ईडी को एक तरह से अगर चंगुल में रखने का सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्रयास किया गया कपिल सिब्बल और लोगों के द्वारा। इन सबके बीच में हम आपको ले चलते हैं ईडी की हालिया एक कार्रवाई की तरफ। उसके बाद 1000 करोड़ के घोटाले में कपिल सिब्बल ने कैसे पूरा खेल खेला और कई ऐसी चीजें हैं जो आज आपके सामने वाकई में इस पूरे तंत्र का हिंदुस्तान के कच्चा चिट्ठा खोलेंगी। और एफएटीएफ की रिपोर्ट जो कि रेटिंग एजेंसी है, जो कि दुनिया के देशों को मानक पेनिसिल की तरह से उसको लाइसेंस देती है, मानक का लाइसेंस देती है, वहां पर आखिरकार क्या भारत या नरेंद्र मोदी ने उसे खरीद लिया? क्योंकि विपक्ष शायद यही कहेगा कि भारत, ईडी ने, मोदी ने एफएटीएफ को खरीद लिया है ये रिपोर्ट देखने के बाद। तो प्रवर्तन निदेशालय की ताजा कार्रवाई एक बार फिर से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत की कानून व्यवस्था की ताकत को उजागर किया है। आप सभी से अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर जहां लगे आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ईडी क्या कपिल सिब्बल के अनुसार जो कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की लाल आंख है, यानी कि नरेंद्र मोदी उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? लिए चलते थोड़ा सा आज के इधर के थोड़े से कुछ कार्रवाई की तरफ। 8 नवंबर 2025 को ईडी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके राजनीतिक सहयोगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई से जुड़े ट्रस्टों की 67.03 करोड़ रुपए की 8 अचल संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, केरल किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, कर्नाटक में किसकी सरकार है, इंडी गठबंधन। और इनका बाजार मूल्य जिसका कार्रवाई हुई है, इनका बाजार मूल्य ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार 67 से 68 करोड़ रुपए आका गया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की प्रारंभिक एफआईआर और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दर्ज शिकायतों पर आधारित है, जहां पीएफआई पर आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने और उसके लिए फंडिंग जुटाने का आरोप लगाया गया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि पीएफआई ने बैंकिंग चैनलों, हवाला नेटवर्क और डोनेशन के जरिए करीब 131 करोड़ रुपए की कथित आपराधिक आय जुटाई, जिसका उपयोग हिंसक गतिविधियों और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के कार्यों में यहां पर किया गया। संगठन ने खाड़ी देशों से
फंडिंग हासिल की और स्थानीय स्तर पर दान एकत्र कर इनका दुरुपयोग किया। विशेष रूप से एसडीपीआई को पीएफआई का राजनीतिक मोर्चा माना गया है, जो उसकी वित्तीय और संगठनात्मक नियंत्रण में था। ईडी ने छापेमारियों में के दौरान डिजिटल और लिखित दस्तावेज जब्त किए, जिसमें गुप्त डायरियां शामिल थी जो एसडीपीआई के खर्चों का हिसाब रखती थी, लेकिन पीएफआई के आधिकारिक बैंक खातों में दर्ज नहीं थी। इन संपत्तियों पर डमी मालिकों के नाम शेड बनाए गए थे, जहां कैडर को हथियार चलाने और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक पीएफआई के 28 नेताओं के सदस्यों को गिरफ्तार और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और संबंधित शिकायतें विशेष अदालतों में दायर हो चुकी हैं। यह कार्रवाई न केवल आर्थिक अपराध के लगाम लगाने का उदाहरण, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। आप सोच रहे होंगे कि हम जिक्र कर रहे थे ईडी का और पीएफआई का जिक्र कैसे आ गया। थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि ये बताना जरूरी था, क्योंकि इसी के क्रम में जो 340 पन्नों की रिपोर्ट को जो हमारे देश का विपक्ष राहुल गांधी, कपिल सिब्बल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ले जाकर कई चीजें सौंपते हैं और दिखाते हैं, इसलिए जानना थोड़ा आपके लिए जरूरी है। आपको बता दें 2022 में ही केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था, तो अब तक बरकरार है। ईडी की यह कुर्की पीएमएलए की धारा 8 के तहत की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देती है। जांच एजेंसियों ने पाया कि संपत्तियां आपराधिक आय से वित्त पोषित थी। इनका उपयोग गठबंधन की गतिविधियों के लिए किया गया। यह मामला न केवल वित्तीय अपराधों के गहराई को दर्शाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नेटवर्क को भी उजागर करता है। अब बात करते हैं वैश्विक नजरिए की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने हालिया में एक 340 पन्नों की व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जो एसेट रिकवरी पर केंद्रित है और वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित हुई है और इसमें भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क की सराहना की गई है। विशेष रूप से ईडी की त्वरित कार्रवाई को हाईलाइट किया गया है, जहां पीएमएलए के तहत संपत्तियों की जब्ती और रिकवरी के केस स्टडीज का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू करने के में सफलता हासिल की है, खासकर एसेट रिकवरी में, जहां ईडी ने सैकड़ों करोड़ों की संपत्तियां कुर्क की है। उदाहरण के तौर पर पीएफआई जैसे मामलों में ईडी की जांच को प्रभावी बताया गया है, जो न केवल घरेलू स्तर पर अपराधों को रोकती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को भी पूरा करती है। एफएटीएफ ने भारत को ग्रे लिस्ट से बाहर रखने का श्रेय ईडी के सक्रियता को दिया है और रिपोर्ट में 340 पन्नों के जो विस्तार से विभिन्न देशों की तुलना की गई, जहां भारत की रैंकिंग ऊंची है। रिपोर्ट एफएटीएफ की बेस्ट प्रैक्टिसेज गाइडेंस का हिस्सा है, जो 2024-25 के दौरान तैयार की गई थी और इसमें भारत के राष्ट्रीय रिस्क असेसमेंट को मजबूत किया गया। एफएटीएफ की रिपोर्ट ईडी की क्षमताओं को मजबूत करती है, लेकिन घरेलू स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, खासकर पीएमएलए के मामलों में। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ईडी को कड़ा संदेश दिया कि वह क्रूक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है और कानून की 4 दीवारों के अंदर ही काम करना होगा। जस्टिस ने कहा कि ईडी के पास व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इसका टिप्पणी संदर्भ में कम दोष सिद्धि दर से जुड़ा था, जहां 5000 से अधिक केसों में से महज 40 को सजा हुई। ईडी कोर्ट ने ईडी से कहा कि जांच की तरीकों में सुधारे ताकि सफलता दर बढ़े। यह टिप्पणी पीएमएलए केस की सुनवाई के दौरान आई थी, जहां ईडी की जांच पर सवाल उठे। अब आप खुद सोच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नई नहीं थी। सितंबर 2025 में भी ईडी पर सभी सीमाओं को पार करने का आरोप लगाया था, जब दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और कहा कि आरोपी न होने वाले लोगों को बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हस्तक्षेप किया और कहा राजनीतिक पूर्वाग्रह पर प्रेरित जांचें अस्वीकार हैं। एक अन्य मामले में कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जहां बिना वारंट की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। ये सारी चीजें एक के बाद एक होती रही और यहां पर ईडी को लगातार फटकार सुननी पड़ी। लेकिन फटकार के बीच में हालिया में एक टेस्मैक का भी केस आया, जो टेस्मैक का केस था, जहां 1000 करोड़ रुपए की तमिलनाडु सरकार की सरकारी कंपनी जो दारू बेचती है, मतलब जो शराब लिक्वर को बेचने का काम करती है सरकारी कंपनी, उस पर 1000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। और उस पर जब ईडी कार्रवाई करना शुरू करती है, ईडी दस्तावेज
प्रस्तुत करती है। ईडी को मनी ट्रेल मिलते हैं, हजारों करोड़ रुपए के अधिकारियों के खातों में पैसे दिखाई पड़ते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, अधिकारियों के रिश्तेदारों के खातों में पैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ओवर बिलिंग का मामला आता है। ऐसे में कपिल सिब्बल पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये वही कपिल सिब्बल है जो बार बार हिंदुस्तान के जब भी कोई बड़ा पैसा का यहां मामला आता है वहां पर वकील अगर होते हैं तो कोई कपिल सिब्बल ही होते हैं। कपिल सिब्बल पहुंचते हैं तमिलनाडु सरकार की तरफ से और कहते हैं ये जांच ही गलत है। अब इस जांच को ही गलत बताने वाले कपिल सिब्बल का ईडी, क्योंकि ईडी सुनवाई कर रही थी और ईडी के खिलाफ वो खड़े हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई कहते हैं कि वो कुछ नहीं देखते। वो कहते हैं भाई ये तो संवैधानिक ढांचों को कहीं ना कहीं कमजोर करना है। अगर राज्य सरकार किसी चीज की जांच कर रही है तो ईडी की जरूरत ही नहीं वहां पर। जबकि इस मामले में 47 FIR दर्ज की जा चुकी है राज्य सरकार के द्वारा ही, 38 का रफा दफा किया जा चुका है 47 FIR में। लेकिन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ईडी से कहता है इस मामले में आप जांच ना करें। कपिल सिब्बल ने यहां पर साफ तौर पे वही खेला कि हमें समय बाई करना था, टाइम बाई करना था, क्योंकि जो मनी ट्रेल की बात की गई है अधिकारियों के खातों में, अधिकारियों के रिश्तेदारों के खातों में, और जितने डॉक्यूमेंटेशन से पेपर वर्क थे उसके लिए समय चाहिए था। और कोर्ट में ईडी मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ईडी से कहा कि आप अब इस वक्त जांच पर रोक लगाते हैं, और वो रोक लगा करके आगे फैसला कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास है। सोचिए जो राज्य सरकार जिसके ऊपर पूरा आरोप लगा, उनके मतलब जो अधिकारी हैं वो वही जांच करेंगे तो साहब फाइनल फैसला क्या निकलेगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल, राहुल गांधी, देश के बड़े बड़े लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अगर बात करें कि जो अपने आप को बताते हैं कि वो बड़े जानकार हैं देश के इकोनॉमी के, राजनीति के, उन लोगों ने ईडी पर किस प्रकार से कहीं ना कहीं कटाक्ष किए। लेकिन आखिरकार FATF की ये 340 पन्नों की रिपोर्ट जो बता रही है कि भैया ईडी का काम जो है वो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल के तौर पर देखा जाना चाहिए और अन्य देश भी इस प्रक्रिया को अपनाए जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। ये FATF की रिपोर्ट है तो 340 पन्नों में है। आप सभी से चाहेंगे FATF की रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, और आखिरकार हमारे देश में जो ईडी और CBI पर नकेल क्यों कसने की तैयारी बार बार सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमारे कुछ वकीलों का, राजनीतिक दलों का रहता है। क्या हमारे देश में CBI और सुप्रीम कोर्ट को हथियार बना करके देश की न्यायिक पालिका को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का ये बड़ा प्लानिंग तो नहीं किया जा रहा है? बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।